नमस्कार। आज मैं किरण आज आप बीए फर्स्ट ईयर वालों को रीतिकाल पढ़ाएंगे, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए थे आदिकाल, भक्तिकाल, अब है इसके बाद रीतिकाल। अब देखिए, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में उसकी सारी प्रवृत्तियां बताई कि आदिकाल में साहित्य जो कैसे लिखा गया था, क्या था, उसमें प्रधानता क्या थी, विशेषता क्या थी आदिकाल में, किसे वीर गाथा काल कहा गया, वीरों का साहित्य था। और भक्तिकाल में ईश्वर की आराधना, भक्ति, वंदना, उस पर जो साहित्य लिखा गया उसको भक्तिकाल में दिया गया। और फिर इसके बाद आपके तीसरा काल है रीतिकाल। अब देखिए, रीतिकाल आज का विषय है आपका रीतिकाल, जिसका समय संवत 1700 से 1900 माना गया है और ईस्वी में 1643 से 1843 ईस्वी। अब देखिए, इसका नामकरण रीतिकाल का, रीति का अर्थ क्या होता है? परंपरा, पीढ़ी। आपने देखा है कि परंपरा, परिपाटी, पद्धति, मार्ग, शैली, ये रीतिकाल का ही तौर तरीके होते हैं। जैसे रीति का अर्थ होता है परंपरा, परिपाटी, जैसे आपने देखा है परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज जो सदियों से चला आ रहा है, उसी को कहते हैं कि एक पद्धति, मार्ग, शैली या तौर तरीके। पद्धति, मार्ग, शैली व तौर तरीके। देखिए, इसमें रीति का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। रीति क्या होता है? परंपरा, जो पहले कहते हैं कि सदियों से ये रीति चली आई है, जिसका है परंपरा, परिपाटी, पद्धति, मार्ग, शैली और तौर तरीके। ये रीति का अर्थ हो गया, जैसा चला आ रहा है। आज हम बताएंगे रीतिकाल में कि रीति सिद्ध, इसका नामकरण और काल विभाजन बताया गया है कि किस कवि ने, इसमें भी मतभेद है। सभी कवियों ने, जैसे किसी के काल के अनुसार उसका नाम रख दिया गया कि उस समय उसकी विशेषता देखते हुए, वैसा गुण देखते हुए उस काल का नाम रख दिया गया। अब इन्होंने, हर कवियों ने, सबकी अपनी अलग अलग विशेषता और सब में मतभेद था, सभी ने इसका नामकरण जो था अपने अनुसार रखा। जैसे कि आपने देखा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले तीसरा प्रयास जॉर्ज गैरसन ने किया था इंग्लिश में। इन्होंने रीतिकाल को रीति काव्य के नाम से जाना। इन्होंने कहा, रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है। जैसा कि हमने पढ़ते हैं, रीतिकाल इन्हीं का ही माना गया है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में। इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा, क्योंकि इस समय कहें कि इस रचनाओं में, ये रीतिकाल की जो रचनाएं हैं, सबसे ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग किया गया। अलंकार मतलब श्रृंगार, इसका वर्णन सबसे ज़्यादा किया गया था। मिश्र बंधु अलंकृत काल नाम दिया रीतिकाल को। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया। जैसा कि जिस काल में, जैसे समय में जैसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, वैसा ही उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा और पंडित रमाशंकर रसाल ने कला काल नाम दिया। राहुल संस्कृतायन ने दरबारी युग और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का नामकरण किया। जैसा कि अभी रामखिलावन पांडे भी हैं, जिन्होंने रीतिकाल को संवर्धन काल कहा। गणपति चंद्र गुप्त हैं, जिन्होंने अपकर्ष काल कहा। और डॉक्टर सत्यकाम वर्मा ने काव्य कला विलास कहा। और शंभुनाथ सिंह ने हास काल कहा। हास काल मतलब कि उस समय हास हुआ था साहित्य का। जैसा कि हम इसकी विशेषताएं और उस समय का समय, कैसी रचनाएं होती थी, इसको हम अभी बता रहे हैं। ये था इनका नामकरण, किस कवि ने इसका नाम
क्या कहा। जैसे कोई परिवार में ही किसी चीज़ को कोई कुछ कर लेके बुलाता है, कुछ नाम लेके बुलाता है, उनकी विशेषता उनके नज़रिए से जो लगता है ठीक ठाक वही बोलते हैं। तो जिन्होंने ये नामकरण रीतिकाल का नाम रखा। अब है कि रीतिकाल की विद्वानों ने कई प्रकार से किया है। अब रीति ग्रंथकार कवि रीतिबद्ध वर्गीकरण भी इसका किया। जैसा कि देखा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे रीति काव्य कहा, और वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई थी। वास्तव में श्रृंगार और वीर, सबसे ज़्यादा भी भोग विलास का समय भी इसी रीति काल को ही कहा गया है। विलासितापूर्ण वर्णन उसी समय हुआ था। और इन्होंने कहा कि इसमें इस काव्य के रस के विचार से कोई श्रृंगारकार कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में मतभेद इस रूप में रहा है कि उस काल में रीति तत्व प्रमुख है या श्रृंगार तत्व। देखने पर यह दोनों प्रवृत्तियां वहां पर्याप्त मात्रा में लक्षित होती हैं, किंतु श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान होते हुए भी उस समय के जीवन का स्वरूप बहुत कुछ रीतिबद्ध हो गया था, इसलिए उसका नाम रीतिकाल अधिक उचित था। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसी का नाम संवर्धन किया। इस काल के लिए दिए गए शेष अलग अलग प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं, उनसे समग्र काल का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। जैसे रीति काव्य का प्रवर्धन मतलब शुरुआत कैसे हुई थी नामकरण की भांति रीति काव्य के प्रवर्तक के भी विषय में मतभेद हुआ था। जैसा कि इसका नामकरण में मतभेद हुआ था कि सब कवि ने अपना अलग अलग नाम दिया, अलग अलग नाम का प्रयोग किया, वैसे ही इसका प्रवर्तक कौन बने, रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, इसमें भी सब में मतभेद था। सभी कवियों में मतभेद है। जैसा कि कोई कहता है कि केशव दास है और कुछ कवि कहते हैं कि चिंतामणि, किसी ने चिंतामणि को माना रीतिकाल का प्रवर्तक और कुछ लोग केशव दास को मानते हैं। जैसा कि देखा गया है कि कुछ जो रीति काव्य के कुछ लक्षण भक्तिकाल में ही दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसा कि भक्तिकाल था, कुछ कुछ लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं भक्तिकाल में, रीतिकाल के। कृपाराम की हित तरंगड़ी जो है में रस निरूपण हो चुका था। इसके अतिरिक्त मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर में और कर्णेश कवि ने कर्ण भरण श्रुति भूषण और भूषण नामक अलंकार ग्रंथों में इस परंपरा की शुरुआत कर दी थी, किंतु इसे दृढ़ आधार केशव दास से मिला। केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंद माया आदि रचनाओं में रीति काव्य को मजबूत आधार मिला। उनकी बहुचर्चित रचना रामचंद्रिका भी थी, जिसे अधिकांश लोग भक्ति रचना मानते हैं। एक प्रकार से छंद और अलंकार प्रधान रीति काव्य ही है, और रामचंद्रिका में साफ कहते हैं कि रामचंद्र की चंद्रिका वर्णत हो बहु छंद, बहुत ज़्यादा छंदों का प्रयोग हुआ था राम की कविता में। और इस रीति काव्य में उन्होंने रीति मुक्त की शुरुआत केशव दास से न मानकर रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास से न मानकर चिंतामणि को, उन्होंने कहा कि केशव दास से न मानकर चिंतामणि से माना है। उनका कहना है कि केशव दास जी ने काव्य के सब अंकों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पे किया है। जैसे कि दो आसन में थे, एक केशव दास और चिंतामणि। ये दोनों ही कवि प्रवर्तक के रूप में थे। इसमें कुछ कवियों ने केशव दास को माना और कुछ कवियों ने चिंतामणि को। देखिए, इसमें रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि केशव दास नहीं बल्कि चिंतामणि को होना चाहिए, क्योंकि केशव दास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव के कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। लेकिन शुक्ल जी की स्थापनाओं पर गंभीरता से विचार करने पर कुछ असंगतियां दिखाई पड़ती हैं, और फिर इस प्रकार चिंतामणि स्वयं रीतिकाल से पहले ठहरते। अतः यदि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानना है तो रीतिकाल का आरंभ 10 साल पहले से मानना पड़ेगा। फिर बाद में देखिए, जगदीश गुप्त आदि विद्वानों ने समान तथ्यों का विश्लेषण करते हुए आचार्य
को आचार्य केशवदास को ही, जैसे ये दो कवियों पर मतभेद चल रहा था। कुछ कवियों ने चिंतामणि को इनका रीति काव्य का प्रवर्तक माना और कुछ कवियों ने केशवदास को। लेकिन बाद में ये हुआ कि चिंतामणि अगर प्रवर्तक माने जाते हैं तो रीतिकाल का जो समय है वो 10 साल और पहले कर देना चाहिए, ऐसा होगा। तो फिर बाद में निर्णय लिया गया, कई विद्वानों ने निर्णय लिया और बाद में किसको प्रवर्तक माना गया? केशवदास को। तो इसका रीतिकाल के चिंतामणि नहीं बल्कि केशवदास प्रवर्तक हैं। केशवदास प्रवर्तक रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में केशवदास को माना गया। फिर इसके बाद पृष्ठभूमि क्या थी? राजनीति स्थिति। रीतिकाल का जो समय था, राजनीतिक स्थिति में मुगलों का ह्रास पतन का समय था। जब इसका समय आया था उस समय परिस्थितियां कैसी थी? तो उस समय मुगलों का ह्रास था, पतन का था समय। उसी का वर्णन की करते हैं कि पृष्ठभूमि था कि मुगल शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का जो विस्तार किया था, शाहजहां ने उसे आगे बढ़ाया। उस समय राजकोष भरा हुआ था और ताजमहल और मयूर आसन का निर्माण हो चुका था। किंतु सन 1658 में शाहजहां की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में सत्ता संघर्ष के बाद पतन आरंभ हो गया और औरंगजेब के शासन संभालने के बाद उसकी असहिष्णुता के कारण उपद्रव शुरू हो गए। औरंगजेब के बाद शासन व्यवस्था हासोन्मुख हो गई और 1738 में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव एकदम हिला दी और रही सही कमी अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी। इस बीच अंग्रेज व्यापारियों ने स्थिति का लाभ उठाते हुए पाँव जमा ली और सन 1803 तक पूरी सत्ता उनके हाथ में चली गई। उस समय राजनीतिक स्थिति यही थी। जैसे पृष्ठभूमि जो है, पृष्ठभूमि राजनीति स्थिति और इसमें राजनीति स्थिति और पृष्ठभूमि देखिए, पृष्ठभूमि राजनीतिक स्थिति फिर था सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। देखिए, राजनीतिक स्थिति तो हम बताएं कि अभी उस समय कैसा हाल था मुगलों का समय, और सामाजिक स्थिति थी कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। किसानों और श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब थी और वो उधर उस पतन प्राकृतिक आपदाओं और अत्यधिक करों के कारण स्थिति बहुत शोचनीय होती जा रही थी। उस पतनशील सामंती व्यवस्था में नारी विलासिता की वस्तु कर रह गई और नारी को संपत्ति मानकर उनका नारी भोग जैसा विलासिता की वस्तु बन गई थी और नारी को संपत्ति मानकर उनका भोग उनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। विलासिता के साधनों की तलाश और संग्रहों का सुरा सुंदरी आराधना अभिजात वर्ग का शकल बन गया था। इसका प्रभाव मध्य वर्ग के जीवन पर भी पड़ रहा था और शिक्षक अपने आदर्श से विचलित होकर काम कला की शिक्षा देकर अपने कर्म की इतिश्री समझ लेते थे। अभिशाओं का सम्मान था और गृहणियां बहुविवाह के कारण उपेक्षित थी। ऐसा उस समय सामाजिक स्थिति रीतिकाल में चल रही थी। अब है इसके बाद की साहित्य और कला। उस समय साहित्य और कला को सबसे ज़्यादा महत्व दिया क्या हो रहा था? साहित्य और कला। देखिए, साहित्य और कला की जो उस समय परिस्थितियां थी उसमें भक्ति काल में स्थापित श्रेष्ठ आदर्श और उच्च मानवीय मूल्य समाप्त हो रहे थे। राज दरबारों का वातावरण विलासिता पूर्वक होने के कारण कला साहित्य में भी इसका प्रभाव पड़ रहा था और अलंकरण दिखाव के प्रति शासकों की जो रुचि थी अधिक नहीं, जिसके फलस्वरूप कवियों की रुचि भी विकृत हो गई।
राजमहलों रनिवासों, वस्त्राभूषणों, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मादक द्रव्यों, हास्य, विनोदपूर्ण दरबारी वातावरण के कारण शासकों और आम आदमी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। अब कवियों को दरबार में सम्मान प्राप्त था और अपने आश्रयदाताओं की रुचियों को ध्यान में रखते हुए वे काव्य रचना करने लगे। देखिए, पहले राजनीतिक स्थिति थी कि उस समय मुगलों का जो ह्रास होने लगा, औरंगजेब का समय आ गया और उस समय राजनीति होने लगी कि सबसे कि मुगल साम्राज्य की नींव एकदम हिला दी और रही सही कमी थी। जैसे कि इस बीच अंग्रेज व्यापारियों ने स्थिति का लाभ उठाते हुए पांव जमा लिया और सन 1803 तक पूरी सत्ता उनके हाथ में चली गई। राजनीतिक स्थिति ऐसी थी जब आपस में लड़ाई कर रहे थे ये लोग, तो उस समय अंग्रेज भी थे और उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठा लिया। और सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि प्राकृतिक आपदाओं से जो किसान थे, कृषक, श्रमिक थे, वो भी परास्त थे, दुखी थे और बहुत आपदाओं से अत्यधिक सोचनीय होती जा रही थी। उस पतनशील सामंती व्यवस्था में जो एक समय था विलासिता की वस्तु बन गई थी। जो नारी है, नारी को संपत्ति मानकर उसका भोग विलास करते थे और उसी समय कहते थे कि इसका प्रभाव मध्यवर्गीय जीवन पर रहा। शिक्षक अपने आदर्श से विचलित होकर काम कला की शिक्षा देने लगे थे और जो कहते थे नर्तकी थी, उनको समय मिलता था, उनको जगह दी गई, बल्कि घर की जो नारियां थी, पत्नियां थी, वो उस समय उपेक्षित रह गई थी। ऐसा उस समय के साहित्य में ऐसा वर्णन हुआ है। सामाजिक स्थिति ऐसी थी। और साहित्य और कला था कि उस समय राज दरबारों का वातावरण जो था विलासितापूर्ण हो गया था, क्योंकि आदर्श समाप्त हो गया था। आदर्श जो था उस समय नहीं दिखा, विलासितापूर्ण जीवन था। उस समय राजाओं को प्रसन्न करने के लिए जो राज दरबारी कवि थे, राजाओं को प्रसन्न करने के लिए वो जो काव्य कला रचना करने लगे और उन्होंने कहा कि हास्य विनोद पर दरबारी वातावरण की और चित्रकला, नृत्य, मादक द्रव्यों आदि वातावरण के कारण आम आदमी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। अब कवियों को दरबार में सम्मान प्राप्त करने के लिए अपने आश्रयदाताओं का गुणगान करने लगे और उसी समय वो रचना करने लगे। तो ऐसा रीतिकाल की पृष्ठभूमि थी, उस समय रीतिकाल की पृष्ठभूमि थी। अब है रीतिकाल काव्य का वर्गीकरण। जैसे रीति काव्य का वर्गीकरण, रीति काव्य का वर्गीकरण। रीति काव्य का वर्गीकरण। रीति काव्य वैसे तो कवियों ने दो ही माना है, दो ही धाराओं माना है कि जो रीतिबद्ध रीति अलंकार लक्षणों से बंध के रचना करेंगे वो रीतिबद्ध रहेंगे और फिर उससे जो बाहर के कवि रहेंगे वो रीति मुक्त रहेंगे। लेकिन वैसे माना गया है कि तीन धाराएं, क्योंकि इसमें रीति सिद्ध को भी स्थान देना था, आश्रय देना था। ऐसा कहा गया कि रीतिकाल में तीन थे कि तीन धाराएं थी रीतिकाल में। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिमुक्त और फिर रीति सिद्ध। रीति सिद्ध कवि जैसा कि आपके सिलेबस में है, बोधा, चिंतामणि, मतीराम, रीतिबद्ध में केशवदास, चिंतामणि, मतीराम। अभी सभी कवियों को बताते हैं, कुछ कवियों को लिखा दे रहा है मतीराम। रीति मुक्त में आएंगे आपके सिलेबस में घनानंद है, घनानंद, बोधा ठाकुर। रीति सिद्ध में है रीति सिद्ध कवि में है बिहारी। अब देखिए, इसको समझ लीजिए। रीतिकाल के रीतिबद्ध धाराओं को डिवाइड किया, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रिधि सिद्ध, जिसमें चिंतामणि, मतीराम,
और देखिए, इस काल के कवियों का वर्गीकरण विद्वानों ने कई प्रकार से किया है। शुक्ल ने इन कवियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। शुक्ल ने तो दो भागों में बांटा है, एक रीतिबद्ध और एक रीति मुक्त। उन्होंने कहा कि रीति ग्रंथकार कवि जो रीतिकाल के अन्य कवि होंगे, और रीति ग्रंथकार कवियों ने उन्हें चिंतामणि, बेनी, महाराज सिंह, बिहारी लाल मंडन, मतीराम, भूषण, कुलपति, सुखदेव, श्रीपति, भिखारी दास, रसलीन, दुलह, ग्वाल कवि, प्रताप शाही आदि 57 कवियों का परिचय दिया था। और रीतिकाल के अन्य कवियों जैसे रीतिमुक्त में उन्होंने उन कवियों को रखा जिन्होंने रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। शुक्ल जी ने ऐसे कवियों में घनानंद को सर्वश्रेष्ठ माना है। उन्होंने कहा है कि रसखान, घनानंद, आलम ठाकुर आदि जितने प्रेमोत्पत्त कवि हैं उसमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है, बंद के नहीं की, स्वच्छंद रूप से इन्होंने रचना की है, वही रीतिमुक्त कवि हैं। जैसा कि देखिए बताया गया कि विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त विश्वनाथ ने 3 में बांटा, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध कवि। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार रीतिबद्ध रचना लक्षणों उदाहरणों से युक्त होती है, किंतु डॉक्टर नगेन ने ऐसे रचनाकारों को रीतिबद्ध न कहकर रीतिकार कहा है। उनके मत में रीतिकार या आचार्य कवि वे हैं जिन्होंने काव्यशास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन किया। उनके अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना के। इस प्रकार आचार्य प्रसाद मिश्र जिन कवियों को रीति सिद्ध मानते हैं और डॉक्टर नागेन उन्हीं को रीतिबद्ध मानते हैं। जैसा बताएंगे अभी रीतिबद्ध और रीति सिद्ध की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, कि रीतिकाल के जिन कवियों ने लक्षण और लक्षण ग्रंथों की रचना की, अर्थात जिन्हें काव्य काव्यांकों के लक्षण और उदाहरण दोनों लिखे हैं, वे आचार्य कवि हैं, उन्हें ही रीतिबद्ध कहा गया, क्योंकि उन्होंने लक्षणों को, उन्होंने लक्ष्य ग्रंथों को कहा है जिसमें काव्यांक के लक्षण और उदाहरण दोनों लिखे हैं, वही किस में आएंगे, रीतिबद्ध में आएंगे। और इन्होंने जिन कवियों ने कहा कि वे रीति सिद्ध कवि हैं जिन्होंने कि लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे किंतु काव्य के लक्षणों का ज्ञान था और जिनकी कविताओं में काव्यांगों के उदाहरण स्वयं आ गए हैं, वे रीति सिद्ध हैं। इन्होंने उसको छाटा नहीं, उनको कहा नहीं, उनके काव्य में सब कुछ समाहित था। ऐसे कवि थे बिहारी जो रीति सिद्ध कवि, कहते कि स्वयं ही आ जाते हैं जिनकी रचनाओं में। और अधिकांश विद्वानों ने रीति सिद्ध कवियों को रीतिबद्ध के अंतर्गत ही समाहित कर दिया है। अतः मुख्य रूप से रीतिबद्ध और रीतिमुक्त 2 प्रकार की काव्य श्रेणियां चलती हैं, फिर भी यहाँ रीति सिद्ध कवियों का परिचय अलग से दिया जा रहा है। जैसा कि यहाँ रीति का शब्द का होता है, देखिए रीति शब्द का अर्थ यहाँ बताया गया कि परंपरा, परिपाटी, पद्धति, मार्ग, शैली और तौर तरीके हैं। अब देखिए कि रीतिबद्ध काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। अब देखिए रीतिबद्ध काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ, जैसे कि 3 वर्गीकरण में आपने 3 देखा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब देखिए रीतिबद्ध काव्य की सामान्य प्रवृत्ति क्या थी कि उस समय सौंदर्य चित्रण, रीतिबद्ध काव्य की जो प्रवृत्तियाँ थी, जैसा कि कवियों ने लिखा, जैसा साहित्य रचा था, तो उसमें पहला है सौंदर्य चित्रण, कि सौंदर्य श्रृंगार और प्रेम का आधार होता है। आप जानते हैं कि सौंदर्य से ही सारा जो जगह है मोहित है और सौंदर्य से ही वशीभूत होकर कवि काव्य रचना लिखता है। ऐसा आप रीतिकाल का तो ये मुख्य है सौंदर्य चित्रण, कि सौंदर्य श्रृंगार और प्रेम का आधार होता है। रीतिकालीन कविता सौंदर्य का चित्रण पर्याप्त मात्रा में आपने दिखाई देता है इनकी कविताओं में। इसमें पुरुष कृष्ण और स्त्री को सौंदर्य, मतलब कि पुरुष जो है कृष्ण और स्त्री दोनों का सौंदर्य है, किंतु बहुलता नारी सौंदर्य की ही है। जहाँ नायिका भेद के प्रकरणों में नारी के रूप को भोग की सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी रचनाओं के स्रोत कामशास्त्र एवं उन्होंने कहा कि तंत्र शास्त्र है, वात्सायन का कामसूत्र को कृत, रस रहस्य कल्याणमल कृत, अनंग रंग और ज्योतिश्वर के पंचनायक आदि कामशास्त्र के ग्रंथों में इन कवियों ने आधार बनाया। इन कवियों की नारी विषयक रुचि के बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि
वो इस प्रकार सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। इस काल में सौंदर्य की बहुत सारी अच्छी कविताएं देखने को मिलता है। जैसा कि देखा गया है कि इस काल में स्त्रियों के जो नयन होते हैं, आँख होते हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। एक बिहारी की पंक्ति थी कि नायिकाओं की आंखों का बहुत अच्छा चित्रण इसमें किया गया है कि चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता विमल जल उलझत जुगमीन। जैसे चमचमात चंचल नयन, उसके नयन ऐसे हैं जैसे घूंघट को ही पार कर रहे हैं, घूंघट में दिख रहे हैं, पट छीन करे, मानव सुर सरिता विमल, जैसे लग रहा है मन सुर सरिता जल उलझत जुगमीन, मछली की भांति उसमें उलझा हुआ है और सुर सरिता प्रेम बरसा रहा है। ऐसा देखा गया है इनकी रचनाओं में सौंदर्य चित्रण का वर्णन, अक्सर आँखों का वर्णन मृगनयनी मछली से तुलना की गई है, उपमा देते हैं सौंदर्य का। और श्रृंगारिकता, जैसे कई कवियों ने सौंदर्य चित्रण में उपमा देते हैं किसी अन्य चीज़ से। अब श्रृंगारिकता, श्रृंगार ही मुख्य उद्देश्य इसमें देखा गया है कि एक रसलीन की भी पंक्ति है, उन्होंने सौंदर्य का चित्रण किया। मी हला हलमत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मर झुक झुक परत जेह चितवती एक बार। और उन्होंने श्रृंगारिकता का कहा कि श्रृंगारिकता जो है रीतिकाल की केंद्रीय प्रवृत्ति है, मतलब यही मुख्य है रीति निरूपण की। समान रीतिकालीन कवियों में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति भी खूब रही है। इन कवियों ने विवाह पक्ष में नायक नायिका के प्रत्येक भेद का उद्दीपक सामग्री, प्रत्येक अनुभवों के विविध रूपों का तथा प्रत्येक संचारी व संयोग के भीतर वर्णित हावादिकों के वेदोपदेश सहित विभिन्न काम दशाओं का वर्णन किया है। इन कवियों की श्रृंगार भावना को नैतिक बंधनों की छूट तथा आश्रयदाताओं के प्रोत्साहन के कारण उनकी कल्पना के फैलाने का खूब अवसर मिला है। इनकी श्रृंगार भावना को नैतिक बंधनों की छूट तथा आश्रयदाताओं के प्रोत्साहन के कारण उनकी कल्पना के पंख फैलने का खूब अवसर मिला। इनकी श्रृंगार भावना में दमन से उत्पन्न किसी प्रकार की मानसिक ग्रंथियां न होकर शरीर सुख की साधना है जिसमें भोग और विलासता भरी हुई है। जैसा कि आपने देखा कि रीतिकाल का मुख्य उद्देश्य यही था कि भोग विलास श्रृंगारिकता मतलब मुग्ध करना। यहाँ पे कवियों ने जो कवि थे जो श्रोतागण को क्या करते थे, उसमें मोहित करते थे। सौंदर्य का चित्रण, यहाँ प्रेम में कोन्मुखता को अनेकान्मुखता है। इन प्रवृत्तियों को देखते हुए डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा कि श्रृंगारिक के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था। मतलब भोगपरक, एक प्रेम होता है, समर्पण होता है, और एक प्रेम होता है, एक श्रृंगार होता है भोगपरक, मतलब वो एक विलासिता का था। इसलिए प्रेम की उच्चतर सोपानों की ओर से ये नहीं जा सके। प्रेम की अन्यथा एक निष्ठता, त्याग, तपस्या आदि उदात्त पक्ष भी उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। उनका विलासोन्मुख जीवन और दर्शन सामान्यतः प्रेम या श्रृंगार के वाही जुटाता रहा और पक्ष शारीरिक आकर्षक तक ही सीमित न रहा, रूप को मादक बनाने वाले उपकरण जुटाता रहा। इसके बावजूद रीतिकालीन कवियों में श्रृंगारिक भावों के अच्छे उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि श्रृंगार संयोग श्रृंगार के कुछ उदाहरण है, बरसत लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ कहें भवन हंसे, दैन कहें नठ जाए। यहाँ कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन किया गया है कि बरसत लालच लाल की, जैसे उनके चेहरा देख के बरसत हमारा मतलब झुक जाते हैं। मुरली धरी लुकाए, सौ कहें भवन हंसे, दैन कहें नटी जाए, मतलब ये मुरली ऐसी है कि यहाँ वो जैसे कहती है उनकी भवें भी वैसे बांसुरी बजाते हुए अब वो हंसने लगते हैं, और जैसे कहती है जैसे जैसे बजाते हैं वैसे वैसे वो मुड़ जाते हैं। यहाँ संयोग वर्णन के प्रसंग में पद्माकर का भी छंद चर्चित है। रीतिकालीन कवियों का वियोग वर्णन स्वाभाविक न होकर चमत्कारपूर्ण ऊहात्मक है, इसलिए इनका विरह वर्णन मार्मिक न होकर हास्यास्पद है। जैसे इन्होंने प्रेम को विलासिता पूर्व बताया, प्रेम और सौंदर्य को विलासिता पूर्व ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। भोग, यहाँ भोग विलास का ही मतलब वस्तु माना गया नारी को, जैसा कि देखा गया कि उन्होंने हास्य विरोध, इनका जो वियोग भी था श्रृंगारिकता, इन कवियों ने जो वियोग की भी बात लिखी है तो वो एक तरह से वो दर्द, वो मार्मिक दृश्य नहीं हो पाया रीतिबद्ध कवियों का। अब देखिए दूसरा है इनका श्रृंगारिकता हो गया। फिर है दरबारी संस्कृति। दरबारी संस्कृति है कि रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारों में रहते थे। राजाश्रित होने के कारण कवि स्वतंत्र नहीं थे। भक्ति काल की कविता के उच्च आदर्श स्वांतः सुखाय की प्रवृत्ति यहाँ सामंती अभिरुचि में ढलकर
स्वामिन सुखा हो गई थी। जैसे कि अपने भक्ति काल में देखा सामंती सुख, मतलब लोगों को सुख के लिए रचना की जाती है कि लोगों को कल्याण के लिए दी। जैसे कि आपने तुलसीदास का पढ़ा कि उनकी रचना लोक मंगलकारी थी, लोक कल्याणकारी थी। वो स्वायंत सुखाय के लिए ये हो गया था। दरबारी संस्कृति उस समय इतनी थी फेमस कि दरबार में राजाओं को राजा स्वामिन सुखाय कर दिया गया कि मतलब स्वामी के सुख की रचना की जाती, जिसमें हमारा स्वामी सुख रहे। आश्रयदाताएं जितने थे, आश्रयदाता कवि थे, वो अपने स्वामी की ही प्रशंसा में उनको जो अच्छा लगे वही रचना करते थे। ऐसी संस्कृति उस समय बन गई थी। जैसे प्रत्येक कवि अपने प्रतिद्वंदी से बाजी मार ले जाना चाहता था और अपने आश्रयदाता को एन प्रकार प्रसन्न करके प्रयत्नशील रहता था। इस कारण उन्हें अपने काव्यत्व पर विश्वास और स्वाभिमान नहीं रह गया, क्योंकि इन कवियों की जो तोड़ की प्रवृत्ति पर व्यंग करते हुए ठाकुर ने लिखा था कि ठेल तो बनाए आए मेलत सभा के मध्य, लोगन कविता की वो खेल करी जानो है। कविता को ये लोग खेल समझे हैं। जैसे एक दूसरे राज दरबारी कवि हैं, वो अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के कहीं अतिशयोक्ति का भी प्रयोग करने लगे, जैसा कि राजाओं में लक्षण न होने के कारण भी राजाओं के प्रिय बनने के लिए उन्होंने उनका बढ़ा चढ़ा के वर्णन करने लगे। उनको खुश करने के लिए आगे एक दूसरे से मतलब कंपटीशन में कि हम आगे प्रतिद्वंदी प्रयत्नशील रहता था कि हम आश्रयदाता कि हम अपने राजा को अपनी कविता के माध्यम से प्रसन्न रखें। ऐसा था उस समय कि इस विश्वास और तभी उनकी रचना जो काव्य जो रचने थे उसमें कोई विश्वास की बात थी नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी में अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। कहीं किसी की बात बनाने में, प्रशंसा करने में हम कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, इसीलिए उनको ना अपने वाक्य पे स्वाभिमान था ना ही अपनी रचना पर विश्वास था। अब देखिए अगला है अलंकरण की प्रवृत्ति। उस समय की रचनाओं में, इस काल की कविता में अलंकरण की प्रवृत्ति सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इसी कारण इस काल को अलंकरण काल और कला काल कहा गया है। अधिकांश स्थलों पर अलंकार स्वाभाविक रूप से न आकर जबरदस्ती ठूसे गए हैं। ऐसा देखा गया है कि रीतिकाल की पूर्ववर्ती भक्ति भावना में अलंकार आदि स्वभावतः चले आते हैं। जैसे कि इसमें जैसे पहले की रचना थी और कोई भी रचना होती है उसमें अलंकार बातों में, जैसे उनकी बात भाव जो कहने वाले हैं उसमें अपने आप अलंकार आ जाते थे, उसको कहीं ज़बरदस्ती नहीं बैठाया जाता था। और इस रचनाओं में, रीतिबद्ध रचनाओं में जैसे ज़बरदस्ती उनको लाके वहाँ पे रख दिया गया, वो वैसा वाक्य, वैसा शब्द, वैसा अलंकार लाके वहाँ पे जोड़ा गया है। एक होता है कि भाव में, ऐसा कि सभी रचनाओं में नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हुआ था कि अलंकार की इस समय रीतिकाल की पूर्ववर्ती भक्तिकाल कविता अलंकार आदि में नहीं थे, लेकिन रीतिकाल कविता में लक्षणों के उदाहरण देने के लिए कवियों ने सायास अलंकारों का प्रयोग किया है। और काव्य आचार्य केशवदास यह मानता थे कि बिना अलंकारों के कविता वैसी ही अच्छी नहीं लगती जैसे बिना आभूषण के कोई युवती अच्छी लगती है। कहते हैं, केशवदास कहते हैं कि बिना अलंकार की कविता अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने उदाहरण भी दिया जिस प्रकार बिना आभूषण के स्त्री सुंदर नहीं लगती, इसी प्रकार बिना अलंकार के कविता बनता वित्र वो भी नहीं कविता नहीं मानी जाती है, जैसा केशवदास ने किया। उन्होंने लिखा, एक पंक्ति भी लिखी थी, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित्त आभूषण बिनु विराज ही कविता बनिता मित्र। अलंकार की दृष्टि से बिहारी भी एक उदाहरण देखिए, दृग उर्जत त्रिटन कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं रीति। और देखिए इसमें एक चमत्कार की प्रवृत्ति भी देखा गया है रीतिबद्ध कवियों की विशेषताओं में कि दरबारियों में रहने के कारण दरबारों की चमक धमक और राजाओं, राज परिवारों और राज दरबारियों की वेशभूषा तथा रहन सहन का प्रभाव कवियों के जमीन पर भी पड़ना स्वाभाविक था। वे अपने आश्रयदाताओं को प्रभावित करने के लिए चमत्कार और अतिशयोक्ति पूर्ण कविताएं लिखने लगे। जैसा कि आपने देखा कि ये अक्सर वही करते थे कि जिसमें हमारे राजा प्रसन्न रहें। इन्होंने समाज की, देखिए दूसरा है कि समाज की उपेक्षा दरबारी वृत्ति के कारण तत्कालीन कवियों का सारा ध्यान इस पर केंद्रित था कि राजाओं को किस प्रकार से खुश रखा जाए, और इसलिए वे प्रयत्न में रहते थे कि आश्रयदाताओं को अधिक से अधिक मनोरंजन कर सकें और अपने वाहवाही तथा पुरस्कार पा सकें। राज रुचि प्रधान होने के कारण समाज और जन रुचि उपेक्षित रह जाती है। भोग विलास के अतिरिक्त कोई भी, कहते हैं कि फिर भी कोई भी समस्या हो सकती है, इसकी चिंता उन कवियों को नहीं थी। फिर भी चूंकि साहित्य अपने युग की
संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए समस्याएं उनके न चाहते हुए भी कहीं न कहीं उनकी कविताओं में झलक ही जाती है। इसका उदाहरण देखिए, कहती न देवर की कुबत कुलती कलह डेराती, पिंजरगत मंजार डिक सुख सो सुखद जाती। दोहे में बिहारी ने चरित्रवान स्त्री की उस स्थिति का वर्णन किया है कि जिस पर कि किसी की कुदृष्टि है, उसे अपनी मर्यादा की रक्षा भी करनी है और परिवार में कलह न हो इसका ध्यान रखना है। ऐसे में उसकी उस तोते के समान हो गई जिसके पिंजरे में के तरह बिल्ली घूम रही है। इसी प्रकार अकबर की वासना से बचने के लिए राय प्रवीण को गए इस दोहे में तत्कालीन भोगवाती सामंती समाज का अच्छा चित्र उपस्थित हुआ है। देखिए यहाँ पे उन्होंने देखिए ये पंक्ति में कहा कि समाज की उपेक्षा कि कहती न देवर की कुबत, मतलब देवर की कुबत वो परिवार में कह नहीं पा रही है। कुलती कलह डेरा कि कहीं ये झगड़ा ना हो जाए, इससे भी डर रही है। और पिंजर गंध मजार ढिंग सुख लो सुखद जाती, जैसे पिंजड़े में एक तोता रहता है और उसके सामने एक तो पिंजड़े में बंद है उससे परेशान है और दूसरा वो उसके अगल बगल अगर निकलेगा तब बिल्ली से डर रहा है। वैसे ही उस स्त्री का भी वैसा ही हाल हुआ है। उस समय समाज की उपेक्षा की गई, सामाजिक चीज को नहीं माना गया बल्कि उसको माना गया राजाओं को प्रसन्न करने के तरह तरह के नए नए साधन अपनाए गए। अब है भक्ति, उस समय कैसी थी भक्ति नीति और वीर। अब भक्ति थी कि रीतिकालीन कवियों में भक्ति के दो प्रकार दिखाई पड़ते हैं। पहली भक्ति उन कवियों की कविताओं में जो दरबारों से जुड़े होते हैं और उनकी कविताओं में भक्ति दिखावे की चीज़ है। यहाँ तक कि भक्ति की निष्ठा, समर्पण और तल्लीनता नहीं दिखाई पड़ती। कवियों की दृष्टि आराध्य के गुणों पर न होकर उनके शरीर की चमक पर ही केंद्रित है। देखिए आराध्य, यहाँ पे भक्ति, ये रीतिकाल कवियों ने जो भक्ति भी की है, पूजा पाठ भी किया है, जो रीति ईश्वर का गुणगान भी किया है, तो बल्कि उनके प्रति प्रेम में नहीं बल्कि उनके वेशभूषा, उनके रहन सहन का वर्णन किया, उनके वेशभूषा चमक धमक से रचना की है कि मैं मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे श्याम हरिद्युति। उनकी सुंदरता कि आप इतने सुंदर हैं कि जातन की छाई परे श्याम हरिद्युति हो, जिनकी छाई पड़ते ही श्याम का हरा रंग हो जाता है, मतलब कि वो खुश हो जाते हैं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, कहते हैं मेरी भवबाधा, मेरा दुख दूर करो। भक्ति का दूसरा रूप उन कवियों में दिखलाई पड़ता है जो भक्ति की निरंतर गतिशील परंपरा में आते हैं। इन कवियों ने यहाँ भक्ति का वास्तविक रूप देखने को मिलता है। ऐसे कवियों में यारी साहब, दरिया साहब, जनजीवन दास, पलटू साहब, इन्होंने सेनापति गुरु गोविंद सिंह आदि महत्वपूर्ण हैं। नीति, इस युग में नीति से संबंधित पर्याप्त और अच्छी कविताएं दिखलाई पड़ती हैं। इसका कारण यह है कि दरबारों से जुड़े होने के कारण कविगण राजनीतिक गतिविधियों को आधार बनाकर नीति की कविताएं लिखते थे। और वीर रीतिकाल की गौड़ प्रवृत्ति में वीर रस की कविताएं भी मिलती हैं। उस समाज में संघर्ष भी चल रहा था जिसकी अभिव्यक्ति कुछ कवियों की कविताओं में दिखाई पड़ती है। वीर रस के कवियों में लाल, पद्माकर, शूदन, जोधराज, बाकीराज, भूषण महत्वपूर्ण हैं। जैसा इस प्रकार देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों का रचना संसार समृद्ध और वैविध्यपूर्ण था। तमाम प्रतिकूल युगीन परिस्थितियों और अराजकताओं के बावजूद उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण कविताएं भी लिखी गई जिनका साहित्यिक महत्व आज भी बना हुआ है। अब देखिए दूसरा सिखाया बताएंगे रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध काव्य कब लिखा गया था इसका वर्णन। अब रीति मुक्त, रीति सिद्ध काव्य, जैसा आपने रीतिबद्ध देखा। अब है रीति सिद्ध कवियों के बारे में कि रीति सिद्ध में सबसे ज़्यादा और सबसे फेमस और ये बिहारी को ही माना गया है। बिहारी आपके सिलेबस में भी हैं, बिहारी कवि। बाकी कृष्ण कवि, रश्मिधि, हठी जी, नेवाज, द्विजदेव, पजनेश, कई कवि हैं। और रीति सिद्ध कवि काव्य कहा गया है कि इन्होंने रीति सिद्ध काव्य का मामला बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि शुरू में ऐसा था कि दो ही धाराओं में बांटा गया था, एक रीतिबद्ध एक रीति मुक्त। जो अक्षर ग्रंथों का प्रयोग किए थे वो रीतिबद्ध में आए और इसके अंतर्गत जितने उससे अलग थे, बाहर थे, वो रीति मुक्त में आए। लेकिन इसको भी एक रीति सिद्ध काव्य को भी माना गया, ये भी एक धारा, इनको भी एक स्थान दिया गया कि रीति सिद्ध कवि भी होना चाहिए, कि रीति सिद्ध काव्य का मामला बहुत स्पष्ट नहीं है। फिर भी आचार्य विश्व प्रसाद ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिबद्ध और रीति मुक्त के मध्य एक तीसरी कवि कोटि को प्रस्तुत की जिन्होंने रीति सिद्ध कहा। लेकिन दूसरे विद्वानों ने रीति सिद्ध कवियों में से कुछ को रीतिबद्ध और कुछ को रीति मुक्त के अंतर्गत रखकर उसका अध्ययन प्रस्तुत किया है।
सामान्य रूप से कवियों को रीति सिद्ध कहा गया है। कहते कि उन कवियों को रीति सिद्ध कहा गया है जिन्होंने स्वतंत्र ढंग से लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन उनकी कविताओं में हर प्रकार के रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका इत्यादि के उदाहरण मिल जाते हैं। अर्थात उनकी कविताओं में रीति काव्य की अधिकांश मान्यताएं स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। इन कवियों के विषय में हिंदी साहित्य के इतिहासकारों की दृष्टि बहुत स्पष्ट नहीं है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कवियों के काव्य संक्षिप्त में, जैसे कि बिहारी के बारे में आप जानते हैं। बिहारी मुख्य इम्पोर्टेंट, बिहारी आपके सिलेबस में भी हैं। बिहारी के बारे में हम बताएंगे कि बिहारी जो थे इनको गागर में सागर कहा गया। इनके जो इतने रीति सिद्ध कवि के जो रचनाकार थे, इन्होंने लक्षण ग्रंथों अलंकारों का प्रयोग किया नहीं। इनके काव्यों में अपने आप मतलब स्वयं ही आ जाते हैं। ये रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। जैसा कि देखिए कि बिहारी रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि होने का गौरव भी प्राप्त है। देखिए इनको बिहारी जो हैं वो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बिहारी। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जैसा कि देखिए इनकी रचनाओं को कहा गया है कि गागर में सागर भरने वाले, कम शब्दों में अपनी बड़ी बात को कहना। और बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन आचार्य शुक्ल ने उन्हें रीति ग्रंथकार कवियों की कोटि में रखा। इस कारण बताते उन्होंने लिखा कि बिहारी के लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी, और नक्सिक नायिका भेद पर ऋतु के अंतर्गत उन्होंने सब सिंगारी दोहे आ जाते हैं। और कई टीकाओं ने दोहों को इस प्रकार साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है। जैसा कि हम आपको अगले वीडियो में इनके बिहारी के बारे में भली प्रकार बताएंगे, कुछ इनकी पंक्तियां भी बताएंगे, लेकिन अभी बताते हैं कि रीति सिद्ध कवि में आते हैं आपके सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बिहारी लाल। अब रीति मुक्त काव्य में आते हैं जो स्वच्छंद रचना करने वाले कवि हैं। जैसा कि आपने देखा कि रीति सिद्ध में इसमें तो हठी जी हैं, नृपशंभु हैं, निवाज राम सहाय पजनेश हैं। रीति सिद्ध में रीति मुक्त काव्य साहित्यिक दृष्टि से रीतिकालीन कविता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा है। रीति मुक्त ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा है, देखिए रीतिकाल की सबसे महत्वपूर्ण धारा रीति मुक्त काव्य धारा को ही कहा गया। जैसे कि 3 आपने देखा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रीति मुक्त को कहा गया है। जैसा कि आप पढ़ेंगे, जिस सबकी रचनाएं पढ़ेंगे, तो रीति मुक्त कवि जो स्वच्छंद प्रेम को सबके सामने वर्णित करते हैं, और वही रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। देखिए इन्होंने रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों को अनदेखा कर दिया, अपने मनोभाव को स्वच्छंद ढंग से व्यक्त किया। जब मन में कोई भावना होती है, कोई बात कहनी होती है, तो उसको बंधनों में बांधा जाता है कि आपको ऐसे कहना है, किसी के सामने ऐसे बोलना है। तो वो हमारे जो मन में होती है, वो मन की बात निकल नहीं पाती, वो भाव नहीं आ पाता, क्योंकि जिसको हम बना के बोलते हैं और अपने तरीके से न कह के दूसरे के तरीके से अपनाते हैं, तो उसमें हमारे जो भावनाएं हैं वो क्या थोड़ी सी दबी रह जाती हैं। लेकिन जहां आपको पूरा बोलने का मौका मिला, आप अपने बारे में स्वच्छंद रूप से बोलिए, वहां पे हमारी भाव विचारधारा थोड़ा सा अलग हो जाती है। यहाँ के कवियों ने इसी तरीके से बिन बंधन से मुक्ति रूप स्वच्छंद रूप से अपने भावनाओं को व्यक्त किया है। अब जैसा कि देखिए ये वे कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना न करके अपनी सहज अनुभूति को प्रभावमय अभिव्यक्ति दी है। ये स्वानुभूति के उन्मुक्त गायक हैं। आचार्य राम शुक्ल ने इन कवियों को प्रेमोन्मत्त कवि कहा। इस धारा के कवियों में घनानंद ठाकुर, बोधा, आलम, दिशदेव है। देखिए इसमें है घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ठाकुर,
ठाकुर आलम हैं। देखिए ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और आपके सिलेबस में जैसे रीति सिद्ध कवि के बिहारी हैं और आपके सिलेबस में इसमें घनानंद हैं। कहते हैं घनानंद की बातें एक दूसरे आके नहीं, तुम कौन इसी पार्टी पड़े हो लला मनले हो पदे हो छटाक नहीं। बहुत अच्छा इनका विरह वर्णन है। इन्होंने जो विरहानुभूति जितना अच्छा वर्णन किया है सुजान चरित में, बाकी इनके बारे में घनानंद के बारे में भी आपसे अगले वीडियो में बताएंगे। घनानंद कैसे कवि थे, किस काल के कवि हैं, ये तो कंफर्म हो गया कि ये रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं और बिहारी रीति सिद्ध कवि रीति सिद्ध काव्यधारा में हैं। अब इन्होंने घनानंद की मुक्त इनकी जब कविता पढ़ते हैं तभी इनके पाते कि इन्होंने मार्मिक ऐसा विरह का ऐसा मार्मिक गीत प्रस्तुत किया है जो एकदम मन को हिला देता है। जैसा कि आप बिल्कुल ही प्रेम में सराबोर ना कर दे, ऐसा घनानंद की विरहानुभूति है जो आपको भी हिला के रख देगी। जैसा कि आपके सिलेबस में है घनानंद की रचना। घनानंद के बारे में कहते हैं कि इन कवियों ने, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये इस धारा के कवियों में ये जितने भी हैं सब प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। व्यक्तित्व थी इनकी, व्यक्तित्व है जैसे कुछ है कि इनकी जो प्रवृत्ति है रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रवृत्ति पहला है वैयक्तिकता। पहला वैयक्तिकता है जिसमें इन्होंने कहा कि रीतिमुक्त कवियों ने रीतिबद्ध कवियों की भांति प्रेमी प्रेमिकाओं और नायक नायिकाओं के प्रेम का वर्णन न करने अपनी निजी प्रेमानुभूति को आत्मपरक शैली में व्यक्त किया है। ये कविताएं लौकिक प्रेम से प्रेरित है। इन सभी कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रेम किया था और अपनी इसी भोगी हुई प्रेम व्यथा को काव्य में व्यक्त करके शांति महसूस की थी। इन कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए शौकिया काव्य रचना नहीं की थी, बल्कि इनके हृदय की घनीभूत वेदना स्वयं कविता बन गई थी। घनानंद के विषय में कही गई यह उक्ति इस धारा के सभी कवियों पर चेताद है। समझे कविता घनानंद की ही आँखिन नेह की पीर तकी। घनानंद कविता को वही समझ सकता है जिसने हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा को देखा हो, अर्थात जिसने स्वयं प्रेम की पीड़ा को भोगा है। जैसे इनकी मुख्य प्रवृत्ति थी व्यक्तिकता। इन्होंने जैसे इसमें दिया गया कि इन्होंने कोई चमत्कार वर्णन नहीं किया था, प्रेम का ऐसा वर्णन, श्रृंगार का या अलंकार का वर्णन ऐसा किसी और का वर्णन नहीं किया था, बल्कि अपनी व्यक्तिगत प्रेम कथा का वर्णन किया है। अपनी प्रेम व्यथा को अपने साहित्य में इन्होंने लाया है। व्यक्तिकता मतलब उनका व्यक्तिगत प्रेम जो था उसकी रचना इन कवियों ने की है, स्वच्छंद कवियों ने। और दूसरा है परंपरागत रूढ़ियों का निषेध। परंपरागत रूढ़ियों का निषेध। रूढ़ियों का निषेध। देखिए व्यक्तिकता था कि परंपरा व्यक्तिकता की इन्होंने प्रेम अपने प्रेम के बारे में अपने व्यक्तिगत प्रेम का वर्णन किया, और परंपरागत रूढ़ियों का निषेध कि इन्होंने रूढ़ियों को स्वीकार नहीं किया। वे रूढ़ियाँ काव्य के अंतर्वस्तु से संबंधित रही हो या बाह्य रूप से, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने काव्य के समस्त उपादान उनकी कविताओं में सहज ही आ गए। इन्होंने अलंकार आदि को सायास लाने की कोशिश नहीं की। इनकी कविता इनकी अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति है। इनका कवि कर्म किसी राजा के सुख के लिए न होकर स्वांत सुखाए अपने अंतर्मन का प्रकाशन है। देखिए इनकी कविता में जो परंपरागत रूढ़ियाँ थी कि इतना इन राजाओं को खुश करना है, लोगों को खुश करना है, लोगों के सामने अपने को अच्छा दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। परंपरागत रूढ़ियों से इनकी रचना बंधी नहीं होती, बल्कि इनकी जो प्रेम थी, जो वेदना थी, वो अनुभूति की थी, इनकी खुद की अनुभूति थी, उसी का उन्होंने वर्णन किया। जैसे कि घनानंद ने व्यक्तिकता अपने प्रेम के सुजान के बारे में, जो सुजान से प्रेम करते थे, उसका वर्णन किया था। और परंपरागत रूढ़ियों का निषेध उन्होंने किया था कि जो इन्होंने कहा कि कुछ रचना इसमें दिया कि इन्होंने कहा कि लोग है लागी कवित्व बनावत और मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। इसमें इन्होंने कह दिया कि दूसरे कवि लग कर कोशिश करके कविता करते हैं, लेकिन मेरे कवि व्यक्तित्व का निर्माण मेरी कविता स्वयं करती है। दिन रात प्रयास करके कविता लिखने वालों पर व्यंग करते हुए टाको। जैसे एक होता है कविता बनाते हैं,
कहीं माहौल में जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं जैसा उनका मन प्रेरित होकर कुछ लिखे, और कई महीने, कई दिन, कई रातें, कई दिन लग जाता है कविता लिखने में। लेकिन जो अनुभूति परक कविता होती है, जो अपने मन, अंतर्मन से अपने आप प्रस्फुटित होती है, वो तो तुरंत लिखी जाती है, जैसा कि इन कवियों ने, रीतिमुक्त कवियों ने लिखा है। अब है अनुभूति की अनिर्वचनीयता। देखिए इसमें परंपरागत है, अनुभूति की अनिवार्यता, अनिवार्यता हो या अनिर्वचनीयता की अनिवार्यता। अब देखिए इसमें है अनुभूति के बारे में कि ये सभी कवि गहन अनुभूति और संवेदना से भरे हुए थे। इनकी अनुभूति इतनी सशक्त और सघन थी कि वे कविता में व्यक्त नहीं हो पाती। अभिव्यक्ति के समस्त उपादान इनकी संवेदना को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाते थे। घनानंद इस बात को बार बार कहते हैं कि मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाता। उनकी कुछ काव्य पंक्तियाँ भी उन्होंने अपनी रचनाओं में दी। और देखा संयोग, उपेक्षा, वियोग की प्रधानता। इसमें था संयोग की अपेक्षा, संयोग की अपेक्षा वियोग की प्रधानता, वियोग की प्रधानता। देखिए इन्होंने संयोग की अपेक्षा वियोग की प्रधानता दिया कि इसमें रीतिमुक्त कवियों की कविताओं में संयोग वर्णन की तुलना में वियोग वर्णन अधिक दिखाई पड़ता है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद पर लिखते हुए कहा कि उनके भाग्य में संयोग का सुख बदा नहीं था। इन कवियों में जहाँ संयोग के दृश्य आते हैं वहाँ भी वियोग का दुख लगा रहता है। इस कारण की कविताओं में बहुत मार्मिकता भरी हुई है। जैसे घनानंद कहते हैं कि यह कैसा संयोग न सूझ परे, जो वियोग न क्यों बिछोहत है। रीतिमुक्त कवियों के यहाँ वियोग की उन्हीं केंद्रीय व्यक्ति है। देखिए संयोग वर्णन में सजीवता, जो संयोग वर्णन था उसमें सजीवता थी। संयोग वर्णन में सजीवता, सजीवता। देखिए इन्होंने जो वर्णन भी किया संयोग वाला, वो सजीव रूप से। रीतिमुक्त कविताओं में संयोग वर्णन की तुलना में वियोग वर्णन तो अधिक दिखाई पड़ता है। लेकिन वैसे तो रीतिमुक्त कवियों के यहाँ चित्र बहुत कम दिखाई देते हैं, किंतु जहाँ है वहाँ बहुत सजीव हैं। इनके संयोग वर्णन में मांसलता और संपूर्णता दिखाई पड़ती है। शायद संयोग की इतनी गहनता और हार्दिकता के कारण इनका विरह असह्य और दारुण हो गया है। संयोग का एक दृश्य है कि रस आरस भोय उठी कछु सोय लगी, लसे पिक पगी पलके, घनानंद ओप बढ़ी मुखर सुफैली भवि सुधरी अलके, अंगराति जम्हाति लसे सब अंग अनंग अंग दिए झलके, अधरानी में आधी बात धरे लड़काने की आनी परे झलके। देखिए इनका संयोग में भी सजीवता दिखाई गई और सौंदर्य था। प्रेम की कविता में लिखने वाली सभी कवियाँ संयोग वाला दिखाए। प्रेम में एक निश्चितता और विश्वास, इसमें प्रेम में एक निष्ठता और विश्वास भी दिखाया गया है रीतिमुक्त कवियों में। प्रेम में एक निष्ठता व विश्वास, देखिए इनके जो रीतिमुक्त कवि थे, इनके प्रेम में एक निष्ठता व विश्वास सर्वोपरि दिखाया जाता है, जैसा कि घनानंद को माना गया है सर्वोपरि कवि। और इन्होंने प्रेम की एक निष्ठता व विश्वास का वर्णन इसमें किया है। और जैसा कि इनका है अतिशुद्ध स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुसयानप बाक नहीं, तुम कौन सिपाही पढ़े हो लला मन देहु लेहु छटाक नहीं। ये घनानंद की पंक्ति विरह का, वियोग का ऐसा वर्णन इन्होंने किया, रीतिमुक्त कवियों ने किया है, जिसको इन्होंने प्रसारित किया रीतिमुक्त कवि काव्य धाराओं के कवियों ने। दूसरा एक है उदात्तता और विश्वास, उदात्तता व उल्लास
उदात्तता और उल्लास भी इनकी रचनाओं में देखा गया है। जैसा कि रीति मुक्त कवियों में प्रेम प्रसंगों में प्रिय के प्रति उदात्त भाव दिखलाई देता है। उदात्त में इन्होंने साथ ही वे कवि अपने प्रेम में निरंतर तल्लीन दिखाई पड़ते हैं। इस समय इनके भीतर का अनुराग उन्हें उत्साहित और उल्लसित रखता है। यह तल्लीनता इन्हें इतना सराबोर कर देती है कि प्रिय का रूप रंग इन्हें प्रकृति के विविध रूपों में दिखाई देने लगता है और प्रकृति भी जैसे इनके मनोभावों को समझती हुई इनका साथ देती है, ऐसा इनकी रचनाओं में लगता है। और भाषाओं का नूतन प्रयोग, इनकी एक विशेषता ये भी है कि भाषाओं का नूतन प्रयोग, भाषाओं का नूतन प्रयोग। इन कवियों ने भाषाओं का नूतन प्रयोग किया है। जैसा कि देखा गया है कि इनके नए ढंग से प्रस्तुत है। इन्होंने आचार्यत और अलंकरण के कारण दबी तथा तमाम बंधनों से बंधी हुई, जीवन से कटी हुई सी लगती है। वहीं रीतिमुक्त कवियों की भाषा में जीवन सहज प्रभाव, यहाँ किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है। इनकी भाषा में लोक भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग, एक नए ढंग की जीवंतता को स्फूर्ति आ गई है। यहाँ भाषा का लक्षणा और व्यंजना प्रधान रूप दिखाई पड़ता है और घनानंद की कविताओं में विरोध की वक्रता भी दर्शनीय है। जैसे कि इन्होंने जहाँ की लोकोक्ति, जहाँ की जो भाषा है उसका भी प्रयोग किया। जैसे बदरा बरसे ऋतु में घिर के नितही अखियाँ उघरी बरसे, सोवत भाग जगे सजनी दिन कोट इकबार रजनी पर बारे। इस प्रकार रीतिमुक्त कविता में हमें जीवन की सहज, उन्मुक्त और निश्चल प्रभाव दिखाई पड़ा है। आज आपका कंप्लीट हो गया रीतिकाल।